नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह मुद्दा जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसमें कास्ट सेंसस हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात समझिए, जो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है वह यह है कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति इन दोनों जो हैं, इन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि वो कास्ट सेंसस में शामिल नहीं होंगे। यहाँ से यह भी एक डिबेट शुरू होगा कि क्या जिन लोगों को कास्ट सेंसस में शामिल नहीं होना है, अपनी जाति नहीं बतानी है, जाति के आधार पर वो नहीं चाहते हैं कि समाज से या सरकार से कुछ विशेष तरह का सुविधा मिले, वो इससे दूर हो सकते हैं या नहीं, और इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सब कुछ समझने की बात करेंगे। देखिए, ये मामला कर्नाटक तक नहीं रहने वाला है, ये मामला नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति तक नहीं रहने वाला है, ये देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न व्यक्तियों तक जाने वाला है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात बता रहे हैं कि यह काम बहुत पहले होना चाहिए था, और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के कुछ बिजनेसमैन आए हैं, वो कह रहे हैं। इन दोनों लोगों ने कहा कि देखिए, हम पिछड़े समुदाय से नहीं आते हैं, इसीलिए हम इस कास्ट सेंसस में भागीदारी नहीं करेंगे। दरअसल आप जानते हैं, इंफोसिस के फाउंडर हैं एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं सुधा मूर्ति। इन्होंने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे, जाति जनगणना का जिसको नाम दिया जाए, उसमें भाग लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या सब मसला है, एक एक करके हम लोग उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। जीएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दो बैच अभी लाए गए हैं, और मोड क्या है, लाइव ऑनलाइन मोड से आपको मिलेगा। 75% तक का ऑफ दिवाली के अंतर्गत उन तमाम छात्रों को मिलेगा जो पहले 100 छात्र होंगे नामांकन लेने वाले। यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले लीजिए। देखिए, बैच स्टार्ट की घोषणा भी कर दी गई है कि 30 अक्टूबर 2025 से इसकी शुरुआत होती जा रही है। अब चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। मामला क्या है, जब सर्वे करने वाले लोग जो हैं नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति के घर गए तो इन्होंने कहा कि हम इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लेना चाहते हैं, हम नहीं करवाना चाहते हैं, है ना। सर्वे फॉर्म में ये जानकारी भरने से सुधा मूर्ति जी ने इनकार कर दिया, है ना, और घोषणा पत्र पर ये हस्ताक्षर किए और लिखा कि हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं, इसीलिए उन समुदायों के लिए कराए जा रहे जो सरकार के सर्वे हैं उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं। यही एक डिबेट का कारण बना। देखिए, इन्होंने क्या कहा, मैं अपने कुछ निजी कारणों से कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में जानकारी देने से इनकार कर रही हूं। सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद हैं। मामला समझ में आ रहा है। अब यहीं से ये डिबेट आगे बढ़ता है, सरकार और अधिकारियों के पाले में बॉल है। अब सरकार अधिकारी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, काफी चर्चा में रहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, सर्वे में किन्हीं को भाग लेना है या ना लेना है ये ऑप्शनल है, किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सरकार जाति जनगणना के आंकड़े किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि लोगों के मन में यह डर होने लगा कि क्या पता इस तरह की स्थिति हो जाए। आंकड़े पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रहे, यह सुनिश्चित करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर टिप्पणी होने से पहले कहा है। हालांकि आप जानते हैं कि इस तरह का सर्वेक्षण पहले 2023 में बिहार में हो चुका है। हालांकि उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन उस आंकड़ों पर बहुत ज्यादा जो है डिबेट हुआ। बाद में बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट में यह कहना पड़ा कि ये जो है जातिगत सर्वे नहीं है, ये सर्वेक्षण है, एक तरह से हुआ। बहुत सारे डिबेट हुए उन सब चीजों को लेकर के। वही कर्नाटक में अब शुरू हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कही है कि आगे चलकर 2027 में हम जातिगत जनगणना करेंगे, जो सेंसस होगा उसके साथ ही। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से कराना चाह रही है, जैसे बिहार ने कराया 2023 में, कर्नाटक अब चाह रही है। अब कर्नाटक में जाति जनगणना का विवरण समझिए। शुरुआत जो है 22 सितंबर 2025 से, समापन 18 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। पहले 7 अक्टूबर था, बाद में इसमें कुछ तकनीकी कमियां आई तो बढ़ा दिया गया। संपादक जो है कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा इसमें, और उद्देश्य क्या है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक डेटा का संग्रह किया जाए और राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में अद्यतन कर दिया जाए। आगे चल करके इस डेटा के आधार पर उनके लिए जन कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकते हैं। जनगणना प्रक्रिया क्या रखा गया, कहा गया कि हर घर को बिजली मीटर नंबर के जरिए जियो टैग किया जाएगा। प्रत्येक घर को विशिष्ट घरेलू पहचान पत्र यानी कि
UHID भी मिलेगा और डेटा संग्रह के दौरान राशन कार्ड और आधार डिटेल्स मोबाइल नंबर से जोड़े जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। शिकायत और घर पर ना मिलने वालों के लिए भी ये उपलब्ध है कि अगर आपको सर्वे करने वाले आपके घर जा रहे हैं तो आप जो है नहीं उपलब्ध है तो इस नंबर पर बता सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं। ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ देखिए, पिछली जनगणना जो है 2015 में की गई थी, लेकिन कई समुदायों ने इस पर आपत्ति जताई थी। विशेषकर वोक कालिगा और वीरशैव लिंगायत ने 2015 की प्रक्रिया को अवैज्ञानिक बताया और नई गणना की मांग की थी। कानूनी आधार यह है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 11(1) और राज्य पिछड़ा वर्ग सूची हर 10 साल में यह जारी करता है। 12 जून 2025 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने नए सर्वे को मंजूरी दे दिया, जिसमें 2015 की प्रक्रिया रद्द हो गई। यानी कि 2015 पर यह था डिबेट कि यह सही नहीं है, इसको ठीक किया जाए। अब जो दो व्यक्ति चर्चा में आए हैं, दोनों दंपति हैं, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी के विषय में मैंने पहले भी कहा कि ये जो है राज्यसभा से सांसद हैं, 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है। अगर नारायण मूर्ति का देखेंगे 2000 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण मिल चुका है, 2003 में जो है इसमें अनसर्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इनको दिया गया। काफी आप इन्फोसिस कहने का मतलब आप समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में कितनी बड़ी कंपनी है। बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ ये आ गया है, ये अच्छी बात है। जातीय जनगणना के बारे में जरा देखते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है एक प्रकार का सर्वेक्षण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जाति, उपजाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाता है। उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्गों और अन्य सामाजिक समूहों की वास्तविक संख्या और स्थिति का पता लगाना, सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति के लिए सटीक डेटा उपलब्ध करना और सामाजिक न्याय संसाधनों का उचित वितरण किस तरह से लोगों में किया जा सकता है, जरूरतमंद लोगों में यह काम करना। जरा इसके पृष्ठभूमि पर चलते हैं। जातिगत जनगणना की पृष्ठभूमि क्या है? भारत में अगर देखा जाए तो पहली जो जनगणना हुआ वह कहा जाएगा 1872 में कराई गई। 1881 की जनगणना के बाद से देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना जो है वो कराई जा रही है। देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी। इसके बाद से देश में जातिगत जनगणना नहीं की गई। जनगणना हुआ है 10 साल पे, लेकिन वो कास्ट सेंसस नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए थे जब 2011 का सेंसस हुआ था तब, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि देखिए इसमें कुछ टेक्निकल प्रावधान जो है वो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसके वजह से इन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, है ना। अब लेकिन निश्चित तौर पर कई राज्य सरकार अपने स्तर से जाति सर्वे कराते हैं पिछले वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक जानकारी के लिए। जैसा मैंने बिहार का आपको पहले ही बताया, बिहार जाति जनगणना आधारित जनगणना जो हुआ वो पहले ही हो चुका है 2023 में। जनगणना कानून 1948 तथा जनगणना नियम 1990 जनगणना के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन डिबेट यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पसंद से यहां पर अपनी कास्ट ना बताना चाहे तो क्या छोड़ सकता है? कर्नाटक सरकार ने फिलहाल ये कहा है कि इसमें ऑप्शनल हमने रखा है, अगर कोई व्यक्ति नहीं शामिल होना चाहते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे 2027 में पूरे देश भर के स्तर पर केंद्र सरकार मान गई है कि वो कास्ट सेंसस करवाएगी। सेंसस के साथ ही तो अब ये देखना होगा कि उस कास्ट सेंसस में इस डिबेट के बाद बहुत सारे लोग सामने आएंगे जो कहेंगे हम अपनी जाति नहीं बताना चाहते, हम पिछड़े वर्ग से या किसी वर्ग से हम नहीं चाहते कि हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था हो, तो फिर उसका क्या प्रभाव सामाजिक आधार पर पड़ेगा? यहाँ एक संभावित प्रश्न है। कर्नाटक में 2025 की जाति जनगणना का संचालन कौन कर रहा है? 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के द्वारा जो एक प्रोग्रेसिव कदम उठाया गया है उससे सहमत हैं या असहमत हैं? दोनों ही बात हो सकता है। तर्क के साथ अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।